हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, और आपके रिव्यूज में है दिग्विजय के थप्पड़ की गूंज। जी हाँ, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए मैं प्री कैप बात करती हूँ। इतना घटिया कौन बात करता है? प्रेम तो सारी हद पार कर चुके हैं। मैं अनुपमा को, तुम्हें क्या यार, तुम्हें क्या है? तुम तो ऐसे नहीं थे। इतना घटियापन। भाई हुक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा। जो अगर प्रेम का कैफ़े नहीं खुलता तो अनुपमा को बर्बाद कर देंगे। ये क्या समझते हैं अपने आप को? ये तो सरेआम गुंडागर्दी है। पूरी बात क्यों नहीं बताते? उसने लाइसेंस पहले उठने से पहले लाइसेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है दिग्विजय को समझ आ गया कि कुछ तो बात हुआ है जिससे अनुपमा सही और गलत में फंस के उसको सही को करना, साथ देना था, इसलिए उसको लाइसेंस नहीं मिला। मुझे लगता है उसको समझ आ गया है, क्योंकि उनको कैफ़े चला हुआ है तो उनको पता है और किस तरह वहाँ पर चलाने की मदद की थी, तो उनके पता था। 2-4 इसलिए सिर्फ आपने क्या, वो पहले से कर चुकी है। शी इज़ वन, उस वो तो अरबों की मालकिन है। अगर आज उसको इंटरेस्ट लगा के देखो, वो जितना उसने, लेकिन उसने उस कैफ़े में दे दी थी क्योंकि उसने वहाँ पर उसको शरण मिली, उसको बहुत कुछ मिला था इसलिए। लेकिन कभी हक नहीं जताया था उसने, अनुपमा ने। तो यहाँ पर भी वो कर रही है। हाँ, जो उनके पास मेहनत और हुनर हो और ऊपर से कान्हा जी का आशीर्वाद हो, वो पूरी दुनिया में भी खड़ा कर सकते हैं। उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी सी बात अब तक वसुंधरा जी को समझ आना चाहिए था। अगर किसी को बर्बाद करके आप आबाद होने वाले समझते हो, आई एम सॉरी, आप चीना जी की भक्त क्या, आप इंसान कहने के भी लायक नहीं हो। और जिस तरह दिग्विजय जी ने प्रेम को थप्पड़ मारा वो ज़रूरी था। जिस तरह राही ने, ये दोनों के थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये राही और प्रेम वाकई बने हुए हैं इसके लिए। जिस तरह उसने बात की वही यहाँ पर, कभी भी किसी की बेइज्जत नहीं करूँगा, नहीं होने नहीं दूंगा। भरे चढ़ा के वो बात कर रहा था गौतम को, वो खुद क्या कर रहा है? वो ये तो गौतम से कई बात लिखना है। ये प्रेम अनुपमा के मैं वो समझती हूँ, उसको पता था कि तू पानी का कनेक्शन किसने जानबूझकर किया था, उसका पता था। लेकिन वो राही प्रेम को इस्तेमाल कर रही है, उसको पता था। अगर और कुछ भी करेगी तो उसके खिलाफ या फिर से और गहरा वो ख़राब नहीं करना चाहती, अपनी ओर से लकीर खींचना चाहती है, इसलिए वो कर रही है। दिग्विजय जी ने कोई गलत नहीं की, लेकिन जिस तरह हुआ था वो अभी बाद में उससे माफ़ी मांगेगी, ऐसे नहीं होगा। उसकी एक्सप्लेनेशन बाकी होगा और बापूजी भी करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी चूक होगी अनुपमा की, लेकिन मैं समझती हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसका सब्र बहुत ज़्यादा है। पर उस टाइम वहाँ पर किस तरह होगा ना, तो ज़रूर अनुपमा मार देती और 2-4 उसको भी दे देती। अभी ख्याति को पता चलेगा तो ख्याति समझाएगी राही किस तरह से हक से बात करे, क्यों नहीं कर थप्पड़ मार सकती है। पति के लिए इतना प्यार, तो माँ का सम्मान कोई नहीं होता, दोस्त की सम्मान नहीं होती। अहम पर या आत्मसम्मान पर चोट होती तो ज़रूर करता। मैं होती तो एक और गाल में चिपका देती सितार। और जिस तरह अनुपमा ने जो खेती करते हैं, आज किसान की वजह से हम लोग ज़िंदा है। अगर वो मेहनत नहीं करते तो हम कहाँ से खाएंगे? उन्हें हक मिलना चाहिए, उनका सही प्राइस, या उनका खेत का जो भी सब्जियां जो भी उगाते उनका सही
सरप्राइज़ निर्माण करना उनका हक होता है। आज क्या हो रहा है भारत में मैं नहीं जानती, पर ऐसा होना चाहिए। तो अच्छा काम किए कि जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको उनका बेहतर होगा कमाने का तरकीब। आपका भी भरपाई होगी, आपका भी नुकसान नहीं होगा। अब किसी को आप बर्बाद करो, आप कैसे आबाद हो सकती हो? ये कौन से ये वसुंधरा जी तो घाटे का सौदा कर रही है। लेकिन अनुपमा किसी और उनका भी बड़ा अच्छा काम हो जाता है, पुण्य कमा लेती है, ताकि आपका भी अच्छा से चलेगा आपकी व्यापार। मान लिया आपने तो बहुत ही अच्छे काम, तो ये सही सीख के दी। लेकिन इसलिए वो करते क्योंकि वो उसको दूसरी करेंगे। अभी तो प्रेम तो बर्बाद हो जाएगा। अभी कितना भी वापस आना चाहा, आप कितना भी माफ़ी मांग ले तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसने पाप अभी घड़ा भर चुका है। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। राही ने वो जला हुआ फॉर्म देखा और अभी वो देखने की कोशिश कर ही रही है कि वहाँ पे प्रेम आ गया है और प्रेम ने जो है उस पर और कूड़ा डाल दिया है। और लेकिन अपनी इन हरकतों से वो राही के मन में और शक पैदा करता चला जा रहा है। और इधर जब ये डॉक्टर आए हैं उसके दिग्विजय जी के जो फ्रेंड हैं, तो उन्होंने वहाँ पे वसुंधरा कोठारी और गौतम गांधी दोनों को देख लिया है और उन्होंने उसको दिग्विजय को बता दिया है कि ये जो है ये दोनों सालकोंडा में थे और ये थे और वो थे और तेरे बेटे रणविजय के साथ थे। तो इसका मतलब है कि रणविजय जो है वो अमेरिका से वापस आ गया है। सबसे पहला सवाल तो ये है, अगर रणविजय अमेरिका से आया है तो इसकी बीवी, उसकी मतलब माँ भी साथ में आई होगी, दिग्विजय की बीवी भी आई होगी, तो वो अपने पति से मिलने क्यों नहीं आई? क्या इसको अपने पति की कोई चिंता है या नहीं है? मेरी समझ के तो बाहर है। चलो, हमने मान लिया कि माँ को अपने बेटे का मोह था, बेटे के साथ चली गई, तो क्या पति की कोई चिंता नहीं है उसको? सच में मतलब कुछ औरतें पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती हैं, वो मेरे को समझ के बाहर है। अब दिग्विजय जी के मन में शक तो पैदा हो ही चुका है कि कहीं ना कोई खिचड़ी तो इन लोगों ने मिलकर पकाई है। अब वो इसी खिचड़ी को सूंघने के लिए कोठारी हाउस तक पहुंच गए हैं और अंश को ये पता चल गया है कि किसी ने जानबूझकर इनकी उसकी पाइप काटी थी और वो उन लोगों से लड़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था और अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, इनको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यही पूछेंगे भाई क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने ये पाइप काटी। कोई और भी कर सकता है, पर अनुपमा भी तो सारा सच जानती है ना कि ये श्रुति के अलावा और कोई काम, ये काम और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहले भी तो वो चीटिंग कर चुकी है और ये श्रुति भूल गई है कि और अनुपमा भी, अभी अनुपमा को तो याद रहेगा क्योंकि इसने स्पाइस एंड चटनी में भी तो अनुपमा के खिलाफ क्या क्या फ्रॉड किए थे, क्या क्या साजिशें रची थी, ये तो खैर याद होना ही चाहिए, दोनों को याद होगा। और इधर राही उसमें रसोई में फ्रेंची के लिए कुछ काम करने आई है, तो उसको भी चक्कर आ रहे हैं। कहीं राही की भी कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है या कोई बड़ी बीमारी का कोई संकेत है। अब वो देखना है कि ये क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि इसके भी कोई गुड न्यूज़ ही है और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि राही को भी इसी की जैसी बेटी पैदा हो और जो है जिस तरह से आई हेट यू मम्मी करती रही है ना, और इसकी बेटी खुद इसके साथ यही करती रहे, तब इसे एहसास होगा कि मैंने अपनी माँ के साथ किया कितना गलत है। कि उसने, अनुपमा ने तो बिल्कुल सबके लिए बराबर बराबर प्यार दिया है सबको, तो और ये तो एक में ही थक जाएगी। आज ये जिस सब्जी वाले से बात कर रही है तो उसको कह रहा है कि मैं तो सोच रहा था कि मुझे अपने खेत बेचने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे और लोग जो है हमसे मतलब बिचौलियों के माध्यम से चीज़ें खरीदते हैं और आगे जाके महंगी उसमें, पर हमें तो उतने ही
कम पैसे या उतने ही पैसे मिलते हैं। तो अनुपमा ने बिल्कुल उसको बिल्कुल सही कहा कि जो है आप भाई मैंने भी अपना एक कैफ़े खोला है, तो मेरे को आपको बहुत सारी सब्जियां चल लगेंगी और आप जो मतलब हम दोनों का आपस में फ़ायदा भी हो जाएगा और आयुष और प्रेरणा को मिलवा देगी कि भाई मतलब ज़्यादा करके यही लोग सब्जी खरीदने आएंगे। तो एक तरीके से दोनों का ही फ़ायदा हो जाएगा, उधर उनका माल बिकेगा और इसको भी फ्रेश सब्जियां मिल जाएंगी। पर मुसीबत ये है कि कहीं यहाँ पे भी श्रुति अपना घपला ना कर दे कि इसको ज़्यादा पैसों का लालच दे दे और अगर ये वास्तव में सही आदमी होगा तो ये श्रुति के लालच में नहीं आएगा, नहीं तो जैसे और लोग लालच में आ गए तो ये भी आ जाएगा। पर कितने दिन तक श्रुति का और ये उसका प्रेम का कैफ़े चलेगा। और बाकी का के लिए तो मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि ये जाने अनजाने ईशानी को बंकू की तरफ धकेलती जा रही है। और अभी तो ईशानी को बंकू में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, बंकू का है, लेकिन बंकू अपनी मर्यादाएं जानता है। और आज ये मीता क्या टोंट कस रही थी ख्याति के ऊपर, हमने नींबू पानी मांगा था और ये मांगा था, अब से लेक्चर नहीं मांगा था, तो तुम उसको छेड़ती क्यों हो? क्यों आग उगलना है तुम लोगों को? और वहाँ गौतम गांधी के मुंह से ये निकलना कि इतना मज़ा तो हमें गोवा में भी नहीं आया था जितना यहाँ आ रहा है, ये जो भी उसका डायलॉग था। तो कह रहा है तब तक ख्याति ने पूछा कि भाई आप लोग गोवा क्यों गए थे? तो उसको ख्याति को तो वसुंधरा कोठारी ने डपट दिया है कि जो है हम क्यों गए, हम तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन तब तक वहाँ दिग्विजय जी का आना हुआ और उन्होंने पूछा तो आप मुझे बता दो, और जो है कि मैंने आपको क्या क्या बिगाड़ा था, तो मैं तो आपको जानता नहीं, कुछ नहीं। तो पहले तो आए बाएँ वो मतलब करती रही, फिर कह रही है कि जो है गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। और हम तो जो है अनुपमा से बदला लेना चाह रहे थे और जो है उसके साथ साथ आप भी पिस गए। पर जो है ना जिस दिन इसने शराफत छोड़ दी तो ये जो है ना तुम्हारे पर अकेले का भारी पड़ जाएगा। जैसे गौतम ने तो अभी तो कुछ बोला ही था, हाथ कि मैं हाथ उठा सकता हूँ, और जिस तरह से वो गौतम का हाथ मरोड़ा है ना उन्होंने, वो बहुत मज़ेदार था। और चिल्लाया जा रहा है, कह रहे कि आप उसको हाथ छोड़िए गौतम जी का। अरे जब तुम उसके ऊपर दिग्विजय और अनुपमा के रिश्ते पर सवाल उठा रहे तो गौतम और तुम्हारे रिश्ते पे भी तो सवाल उठेगा। तुम्हारा क्या लगता है ना, वो तुम्हारे प्रार्थना का पति है, माही ने उसके लिए डिवोर्स पेपर भेज दिए हैं, तो तुम्हारा लगता का क्या है, क्या रिश्ता है इसका गौतम के साथ, ये आज तक खुला नहीं अभी। और जब टीकअप दिखाया है कि प्रेम ने फिर अपनी मर्यादा लांघ दी और दिग्विजय जी का हाथ उठाया और अनुप। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। जिस तरीके से ये पाखी आई लव यू जिंदगी कैफे में ईशानी के दोस्त को लेकर आई और वो बंकू को बेइज्जत कर रही थी, उसे नौकर बुला रही थी, और जिस तरीके से उसने जानबूझकर अपना पैर आगे किया ताकि बंकू गिरे। लेकिन आज जिस तरीके से ईशानी ने अपनी माँ का मुंह तोड़ा है और मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने दोस्तों को भी सही बातें सिखाई है, मज़ा आ गया देखकर कि तुम लोगों की सोच अगर ऐसी होंगी तो मुझे तुम लोगों जैसे दोस्त भी नहीं चाहिए। और जो अपनी माँ को सुनाया है ना ईशानी ने, दिल खुश हो गया। ये दोनों भाई बहन अपने ही बच्चों से बेइज्जत होने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेते। इनके लिए अब कोई वर्ड ही नहीं रहा। और चलो डॉक्टर अंकल आ गए, डॉक्टर भाई आए और अनुपमा बहुत खुश है, पानी भरा और अंश ने भी जाकर देखा कि किसी ने जानबूझकर हमारी पाइपलाइन काटी है। तब भी क्या ये राही और प्रेम अंधे हैं क्या? समझ में नहीं आता कि ये सब श्रुति ने किया है। अरे अक्ल के अंधो, कुछ तो समझो। वो तुम दोनों का यूज़ कर रही है और तुम लोग हो भी रहे हो, और अपने अक्ल पर पत्थर पड़ गए तुम्हारे कि तुम्हें सच सामने है फिर भी नहीं दिखाई देता है।
या फिर देखकर भी अनजान बने रहना चाहते हो? और आज तो शायद राही पकड़ ही लेती कि उसकी माँ का ही फॉर्म है जो तुम्हारे प्यारे पति ने जलाया है। तुम्हारे प्यारे पति के कांड तो अभी तुम्हें पता ही नहीं है राही मैडम। ये जो अपनी माँ के पास आकर जो प्रीकेप में अपनी माँ को क्या बोल कर गई, क्या बता कर गई, और अनुपमा ने बिना जाने ही दिग्विजय जी को भी डांट दिया, बहुत ही भारी पड़ने वाला है इस राही पर। क्योंकि तुम्हारा पति तो बुजदिल है। अगर तुम्हारा पति ताकतवर और हिम्मत वाला होता और उसमें दम होता ना, तो आमने सामने मुकाबला करता तुम्हारी माँ से। कम से कम तुमने अपनी माँ के सामने रहकर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और डांस तो किया, लेकिन तुम्हारा पति तो पहले ही हार मानकर अनुपमा का फॉर्म जलाकर बुजदिल बन चुका है। और जिस तरीके से आज जो सब्जी खरीदने गए और वहाँ पे जो सब्जी वाले जो काका थे उनकी बातें सुनी कि किस तरीके से उनके पास से सस्ते दामों में सब्जी लेकर डबल रेट से वो डीलर लोग बेचते हैं, और ये बात तो सच भी है। इसलिए अनु ने कहा कि मुझे बहुत सारी सब्जी चाहिए, मैंने अपना कैफ़े खोला है, तो क्या आप मुझे रोज़ भेजेंगे? तो उसने हाँ कर दिया। देख लिया श्रुति, तुमने एक रास्ता बंद किया तो खन्ना जी ने दूसरा रास्ता खोल दिया अनुपमा के लिए। और आज जो मीता बेन जिस तरीके से आज राही को चक्कर आया और उसे नींबू पानी दिया, तभी मीता आती है और कहती है कि मेरी बहू के लिए सलाद काट कर। क्यों भाई, तुम सास हो ना, होने वाला पोता या पोती तो तुम्हारे है, तो तुम अपनी बहू के लिए काम करो ना। दूसरे क्या तुम्हारे नौकर है जो लड्डू का ऑर्डर दे रहे हैं? यहाँ लड्डू के लिए सामग्री मंगवाई है ख्याति ने, और वहाँ लड्डू बन भी गए हैं। अब देखते हैं ये लड्डू परी खा भी पाती है या नहीं। और जिस तरीके से आज ख्याति ने उन दोनों की वसुंधरा की बातें सुनी, तो अब गोवा क्यों गई थी तुम, मैं ज़रूरी नहीं समझती तुम्हें बताना। तब दिग्विजय जी की एंट्री होना, क्योंकि डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि मैंने इन दोनों को और तुम्हारे बेटे को वकील के साथ सरगुंडा में देखा था, इसलिए दिग्विजय जी कोठारी हाउस आए हैं। और क्या कहा वसुंधरा ने कि हाथ छोड़िए, वो उन्हें दर्द हो रहा है, वो करा रहे हैं। अरे बाप रे, क्या रिश्ता है तुम्हारा गौतम से, जो उसका दर्द और कराना भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये गौतम गांधी को क्या लगता है रे, सब लोग चिल्लर है क्या? हाँ, ये दिग्विजय है, तुमसे भी बड़ा पहाड़ तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या अच्छे तरीके से हाथ मरोड़ा है दिग्विजय जी ने, मज़ा आ गया देख के। और थोड़ा सा पकड़ के रखते ना तो बेचारी की कलाई ही टूट जाती। और क्या कहा, गेहूं के साथ घुन पिसता है तो फिर तैयार रहना कि अब गेहूं के साथ खून पिसेगा, वो भी गेहूं तुम होगी और खून तुम्हारा पोता होगा। क्योंकि गेहूं के साथ खून पिसता है तो तुम और तुम्हारा पोता दोनों ही पिसोगे, क्योंकि कर्मा रिटर्न तो ज़रूर मिलेगा। और कोठारियों का कर्मा रिटर्न अब शुरू होगा। और शर्म करो बेशरम प्रेम, अपने ही 2 दिन पहले तुम ही गौतम को कह रहे थे कि उनके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाना, और खुद जिसे तुमने माँ का दर्जा दिया, जिसे तुमने गुरु माना, उसके साथी बने, बेटा बने, दामाद बने, और खुद ही उसी जिसे तुमने माँ माना था उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो। एक थप्पड़ तो क्या, 2 थप्पड़ के लायक है प्रेम। शर्म से डूब मरना चाहिए प्रेम को। बहुत बढ़िया किया दिग्विजय जी ने जो थप्पड़ मारा। और मुझे तो ये देखना है कि क्या इन दोनों को सारी हकीकत पता है, या बिना हकीकत जाने ही अनुपमा के कैरेक्टर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा लिया कि आप बापूजी के दामाद बनकर उस घर में बैठे हैं। जब सच बाहर आएगा, ये कौन सा मुंह लेकर इन लोगों के सामने खड़ा रहेगा। और मैं तो चाहती हूँ कि वो जला हुआ फॉर्म राही के हाथ में आए, ताकि अपने पति की करतूत तो देखे कि वो कर क्या रहा है। और आज लीला का भी सीन के डॉक्टर घर में आए तो घुटनों का इलाज बता दो, यानी फ्री में दवाई मिल जाए। हंसी वाला और फनी वाला सीन था, लेकिन बहुत बढ़िया सीन था। वसुंधरा कोठारी को उसके प्यारे गौतम की एक एक हा आहा सुनाई देती है। सच में फनी डायलॉग था वसुंधरा का।
आज वसुंधरा ने सच में बहुत गलत किया है। जो दिग्विजय जी ने सही कहा कि आपने कि बहुत दूर थी अनुपमा जी, कोसों दूर थी, और आपने वो बन गया। अरे आपने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है? मेरी बेटी का सपना, जो उसकी बेटी मर गई, उसका उस घर में उसकी यादें थी, उस कैफे में उसकी आत्मा बसती थी, उस कैफे को बंद करवाया सिर्फ अपने जलन के लिए और बदला लेने के लिए। वसुंधरा कोठारी ने, कोई इतना भी गिर कैसे सकता है? एक तो छोरी ऊपर से सीना जोरी की तरह बोलती भी है वसुंधरा। सही कहा आपने सुचि जी की थप्पड़ जो मारा है दिग्विजय ने वो बिल्कुल करेक्ट है। डिजर्व करता है प्रेम ये तमाचा। और करेक्ट है कि प्रेम और राही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि इनको एक ही बात आती है कि अनुपमा और दिग्विजय के रिश्ते पे उंगली उठाना। बिल्कुल बहुत अच्छा रिव्यू आपका। और सुजाता जी आपने भी बिल्कुल सही कहा है कि श्रुति भूल गई है अमेरिका, मगर अनुपमा नहीं भूली है। वो बिल्कुल आपने एकदम कहा है कि अनुपमा को सब याद है कि ये श्रुति क्या क्या कर सकती है, बस उसने जैसे अंश को समझाया, सही समझाया कि सबूत मिलेगा तो बिल्कुल करेक्ट है। और राही के बारे में भी करेक्ट है आपकी बात कि इसकी ऐसी ही बेटी हो इसकी जैसी, और इसको कहे आई हेट यू मम्मी तो इसको पता चले। और ख्याति जी करेक्ट है, दोनों के बारे में आपने सही कहा है कि दोनों भाई बहनों की खूब बैंड बजी है। यानी आपने बात की है पाखी और तोशु की, क्योंकि इनके बच्चे इनकी खूब बैंड बजा रहे हैं। जैसे आज ईशानी ने बजाई, परसों के एपिसोड में तोशु की पाखी ने इसके परी ने बजाई थी। तो अपना जुलूस खुद ही निकालने आ जाते, जब पता है कि बच्चे मानते नहीं फिर भी रेडी रहते हैं। और करेक्ट कहा आपने कि अनुपमा के लिए कान्हा जी ने दूसरा रास्ता खोल दिया है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। जी नवनी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। ये ऋषभ इतना घटिया, मैं समझती हूँ अहम पर छोटा ही है। वेल वो मेरे टाइप नहीं है, समझती हूँ। दुख होता है, गुस्सा आता है, ये बच्चियों भी थोड़ा संभाल के बात करना चाहिए था। लेकिन इस तरह करने से गलत को गलत तरीके से करने, गलत कभी भी नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। सही तरीके से सही मायने में करो तभी सही हो सकता है। गलत को सही तरीके आप करो, सही मतलब सही मत इरादे से करोगे, और अगर गलत के आप सही ठीक करोगे तो सही होता है। लेकिन गलत को गलत तरीके से, गलत को भी फिर से गलत से आप निशानाबाज करोगे तो कभी भी सही नहीं हो सकता। इट इज़ लाइक डूइंग द रॉन्ग थिंग। उसने बदला लिया तो वो भी आप करोगे तो आपके उन पर भी क्या फ़र्क रह जाएगा। उसको एहसास होना करना ज़रूरी है कि तुम गलत कर रही हो, पर इस तरह के हरकतें नहीं, ये सही नहीं हो जाता। हाँ, उन लड़की ने गलती की, लेकिन आप इस तरह हरकतें करने से आप सही नहीं हो जाते। इससे तो आप पाप कमा रहे हो। तो ये अभी भुगतान भरेगा ये ऋषभ, और होगा। और दिशा को बहुत ख़राब लगेगा कि ये, पर दिशा अभी थोड़ा सीख रहे हैं अपने काम पे और अपनी गलती सुधार, क्योंकि मेहनत से सही तरीके करने से ये लड़की आगे जाएगी। और मैंने सोचा एक पल के लिए कृष वो घटिया काम करेगी या सब, लेकिन अगर वाकई थोड़ा सुधर रहा है, थैंक्स टू दादी साहब, थोड़ा एक लड़की की इज़्ज़त बचाया और उसके साथ ही बताया कि एक थोड़ा चूक हो गई तानिया से भी, जब तक नीचे नहीं आती वो भी रात को, तो अब तक वो नीचे नहीं जाना चाहिए था। आर्यन को अंदर जाके लेना चाहिए था तब तक, क्योंकि अकेले रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी खैर नहीं है। अभी उसने सही कहा कि आपके मुस्कुराहट, आप जिस तरह बात के आपका फ़ायदा उठाए उनका गलती है, उसको बताना चाहिए था माँ बाप को, ये बात सही है। और दूसरी बात, अभी तो खैर नहीं, लेकिन ये बात माधव जी ने सही कहा, बिना बात के भी आप ले सकते हो। क्या वाकई तुम आपने दिल से किया या ऐसे ही दिलाने के लिए कुछ? वो सही कहा, क्योंकि जिस तरह वो हरकतें कर रही है सब प्यार से मायरा का और अनुमान का ठीक कर रही है। क्या खुद ही एक देखते हो तो क्या उसे पूछा था क्या अभिरा से माफ़ करने के लिए?
वो खुद ही किया था, पर विश्वास नहीं कर पाएगी। इतनी के लिए तो आपको थोड़ा दिखाना चाहिए ना। बट मुझ में एक विद्या पर एक भी पर्सन विश्वास नहीं है। अभी देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं, कैसे अभी याद तो अभी तो बैंड बजने वाले यू बुआ दादी साहब को भी, बाकी सबको को भी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। मायरा जो है डरी हुई है, और डरना अभी तो स्वाभाविक है ही, क्योंकि वो स्टॉकर मतलब इतना अभी वो है कि मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग है कि हद से ज़्यादा। और वो उसने कहा कि ये ज्वेलरी पहनो और वो करो तब तक और उसने मुक्ति का भी वो जो आई कार्ड था कि अपने इसको ज़िंदा देखना चाहती हो तो टॉप पहनो, मतलब खुले पार्क में वो कपड़े बदलवा रहा है। मतलब कोई डिग्निटी कुछ है या नहीं है कि मतलब किसी भी लड़की के साथ तुम कुछ भी कर लोगे। और ये तो हमें खैर पता ही था कि ये ऋषभ है, और ये मैंने अपने ऑडियो में पहले भी कहा था कि किसी की इंसल्ट करने से पहले देख तो लो कि वो तुम्हारे आसपास है भी कि नहीं है। कम से कम मायरा को एटलीस्ट और मुक्ति को देख के बात करनी चाहिए थी कि किसी की ईगो तो आप हर्ट नहीं कर रहे हो। और मतलब अभी तो वो कपड़े बदलने की वो कर रही थी, तब तक वहाँ पे अरमान और अबीरा पहुँच गए और उन्होंने जो है मायरा को बचा लिया। और उस ड्रोन है उसको जो है उन्होंने तोड़ दिया, और अभी वो ड्रोन जो है वो उनके हाथ लग गया है। इधर विद्या की चालबाजियाँ जो हैं माधव जी के सामने आ चुकी हैं। वो कि उनके कपड़े रिफू कर रहे हो, और कह रहे कि वो भी गिरती पड़ती रहती है, उसके भी कपड़े फटते हैं, तो कह रहे कि वो दे देगी तो मैं सिल दूंगी। मतलब ये तो हमें पता ही है, लेकिन वहाँ लोगों को तो नहीं पता कि ये विद्या सुधरी नहीं है, वो अभी भी वैसी की वैसी है जो उससे पहले थी। देखते हैं कि माधव जी ये सच किसी को बताते हैं या नहीं बताते। आज फिर दिशा से कुछ गलती हुई है प्रेजेंटेशन में। तो जब दिशा और ये तानिया दोनों एक ही घर में रहती हैं, तो अगर वैसे तो चलो भाई आप कोई कहीं और रहते, एक घर में नहीं होते, तो आप उसको ऑफिस में सिखाते हैं, लेकिन आप एक बार घर में बैठ के दिशा को समझाओ तो सही कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है। तो उसके बाद वैसे तो वो मतलब वहाँ से अमेरिका से पढ़ कर आई है, लेकिन हर उसका ऑफिस का काम करने का तरीका अलग होता है। तो एक बार उसको घर में बैठ के समझा तो दो कि भाई दिशा प्रेजेंटेशन में ये चीज़ हमें चाहिए होती है, ऐसे स्लाइड बनती है, ऐसा होना चाहिए, तो वो अगली बार गलती ना करे। अब वो उसको जैसे समझ में आया उसने अपनी प्रेजेंटेशन बना दी। ना तो तानिया ने समझाया है और ना ही मनोज चाचू ने समझाया, कम से कम कोई तो समझाए। अभी सब लोग अरमान अभीरा के लिए परेशान है, और उधर विद्या को सिर्फ मायरा की चिंता है। तो कह रहे मुक्ति भी उसके साथ जाती है, पर उसे ना तो मुक्ति से कोई लेना देना है, ना कोई अभीरा से कुछ लेना देना है। उसे तो सिर्फ अरमान और मायरा से मतलब है। पर वो भी कोई कम बेशरम थोड़ी ना है विद्या। उसने वो बेशर्मों की जो है ना क्या कहते हैं मतलब टॉप ऑफ द क्वीन जिसे कहना चाहिए, या आप उसको क्वीन विक्टोरिया, बेशर्मों की क्वीन विक्टोरिया भी कह सकते हैं मैं। और शायद जब ये लोग घर पहुँचे हैं तो विद्या मायरा के साथ जाना चाहती है, वो लेकिन मायरा ने कहा कि मुझे अपने साथ मम्मा चाहिए। वो अपना सा मुँह लेकर रह गई, और वो कुछ ना कुछ पक्का उल्टा सीधा बोलती मायरा को, क्योंकि इसे समझ में तो आता नहीं है क्या मैं बोलना क्या है क्या नहीं बोलना। अभीरा मायरा को समझाने की भरपूर कोशिश कर रही है कि जो है तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन उससे पहले लोगों ने जो दोनों को डांट लगाई है वो बिल्कुल सही थी, और डांट पड़नी भी चाहिए कि हम लोगों मर गए थे क्या जो तुमने हमें नहीं बताया। कह रहे कि जो है आपने इतने बड़े नहीं हो, और खुद उसने भी एडमिट किया मायरा ने कि मैं लगा कि मैं इतनी बड़ी हो मैच्योर हो गई, पर मैं नहीं हुई इतनी मैच्योर, मुझे आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। यही तो हम लोग कब से कहते आ रहे हैं कि बड़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए था। कभी ऐसी सिचुएशन आए तो बच्चों को कम से कम अपने बड़ों को इन्वॉल्व करो, अपने बड़ों को इन्फॉर्म करो, तो कम से कम तुम्हारी किसी भी परेशानी का वो सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं।
अभी तक तो जो दमयंती जी इतनी आवाज़ जो है बुलंद करके बात करती थी और आंखों में आंखें, अब इसने ऋषभ ने उनको तो खैर वो कर ही दिया है, शर्मिंदा तो कर ही दिया है। और अब जो है ये दिशा पर भी कोई ना कोई ताने मार सकता है कि जो है तेरे भतीजे ने करा क्या है, हमारे घर की बेटी का वो किया, को परेशान किया। और अरमान और अबीर अभी बातें कर रहे हैं और उसके हाथ में वो ड्रोन है। तो वो कह रहे हैं कि कोई तो रास्ता होगा कि जिससे हम उस स्टॉकर तक पहुंच सकते हैं। और इधर वो उसको अरमान को कुछ सेंस हुआ है कि कोई तो है आसपास। और कह रहे कि तब तक इतना कहते के साथ ही अबीरा के दिमाग की बत्ती जल गई। कह रहा कि इसका हम सीरियल नंबर से पता लगा सकते हैं कि कौन है, किसने इसको खरीदा है। तो अगर जिसको ज़रा सा खतरा या जो आभास हुआ था, तो वो अगर लट के पीछे आ जाता, कुछ हो जाता, तो उसको तभी स्टॉकर का पता चल जाता कि कोई और नहीं ऋषभ है। और अब जो है ये जो है ऋषभ ने अपनी दादी का सिर तो झुका ही दिया। और जो प्रीकैप दिखाया गया है वो यही कि ऋषभ के ऊपर दोनों को अब सॉलिड जो है वो हो चुका है यकीन कि स्टॉकर कोई और नहीं ऋषभ है। और अब देखते हैं कि अभी आगे कैसे इसको कन्फ्रंट करते हैं, क्या करते हैं। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा। ये ऋषभ क्या कर रहा है कि आरती के वक्त जब मायरा और मुक्ति की जो उसने बातें सुनी कि ऋषभ मेरे टाइप का नहीं है, तो क्या उसकी वजह से तुम एक स्टॉकर बन जाओगे क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया? अरे तुम्हें वो जानती तक नहीं थी, वो सिर्फ अपनी बातें कर रही थी, तो तुम किस हक से मायरा के साथ ये सारी हरकतें कर रहे थे? तुम्हें शर्म नाम की चीज़ है कि जिस दिन तुम्हारा ये भांडा फूटेगा तो तुम्हारी जो बुआ है दिशा, उसका क्या हाल होगा? उसके ससुराल में आकर तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि जिस दिन दिशा को पता चलेगा तो क्या उस शर्मिंदा नहीं होगी अपने इस ससुराल में? और ये जो बुआ शाह, दिशा की जो बुआ है, वो इतना घमंड करती है अपने संस्कारों पर, हो उसको भी क्या उसकी गर्दन नहीं झुक जाएगी जो हर बार पौधार के संस्कारों पर उंगली उठाती है? कल यही पौधार तुम पर भी उंगली उठा सकते हैं, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दादी पर भी उंगली उठा सकते हैं। तब क्या जवाब दोगे तुमने तो अपनी दादी का सर झुकाने का पूरा इंतजाम करके रखा है और अपनी दिशा बुआ का भी, क्योंकि मायरा उस घर की बेटी है, दिशा उसकी चाची है, हारियन उसके चाचू है जो तुम्हारी बुआ और फूफा सा है। शर्म आनी चाहिए ऋषभ को ये सब करते हुए। और अभी तो उसका बदला पूरा नहीं हुआ है और वो और बहुत कुछ गलत करना चाहता है, लेकिन वो भूल गया है कि ये भी अरमान और अबीरा है, बहुत अच्छे काबिल वकील है दोनों। ये बात ऋषभ शायद भूल चुका है या उसे पता ही नहीं है कि इतने वकील है कि ऐसे स्टॉकर को पकड़ना उनके लिए बाएं हाथ का काम है। और लो पहुंच भी गए तुम तक। तुम्हें क्या लगा कि तुम सबूत मिटाओगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कितना भी सातिर चोर क्यों ना हो, लेकिन पीछे कोई ना कोई तो सबूत छोड़ ही देता है। जो तुमने छोड़ा अपना आई कार्ड, तभी और घर में भी तुम्हारे जो हाव भाव, तुम्हारी जो चाल ढल है ना, वो देखकर अबीरा को भी तुम पर शक हुआ। इसीलिए उसने उसका और अरमान की जो बातें हुई उसमें उसने कहा कि ऋषभ, अब ऋषभ की खैर नहीं। और आज बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आज फिर से दिशा से गलती हो गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आपके यहाँ मीटिंग है, आप प्रेजेंटेशन, क्या तानिया या मनोज चाचू उसके साथ रहकर प्रेजेंटेशन बनाने में मदद नहीं कर सकते? उसे सिखा नहीं सकते? उसने सही कहा आर्यन से कि मैं नहीं जाना चाहती, मुझसे कोई गलती हो गई तो गलती से सीखोगी। लेकिन ये क्या बात हुई भाई, जब मनोज चाचू और तानिया को बिजनेस करना आता है तो वो क्या दिशा को सिखा नहीं सकते कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है? चलो मैं तुम्हें थोड़ा सिखा देता हूँ।
अरे कोई भी इंटर्न आती है अपने ऑफिस में, उसे भी तो सिखाते हैं ना। ये लोग तो सिखा भी नहीं रहे और सब कुछ उसके ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन आज जो सीन नीचे वाला दिखाया, दिशा आर्यन की राह देखते हुए नीचे खड़ी थी और वो जो गुंडे आए और वहां पे क्रिश आया और क्रिश ने उनकी धुलाई की और डांटा कि अगर अपने ऑफिस में अगर काम दे रहे हो तो अपने एम्प्लॉय का सुरक्षा भी देखो। जब तक उसे लेने नहीं आता तो कम से कम उसे ये तो कहो कि तुम ऑफिस में ही रहो, नीचे आकर क्यों खड़ी है। ऐसे गुंडे लोग आएंगे और आर्यन को भी डांटा क्रिश ने। अच्छा लगा आज वो सीन कि चलो कुछ भी हो, लेकिन क्रिश में थोड़ी सी ही सही लेकिन इंसानियत बची भी है। और आज मुझे थोड़ी देर के लिए सही लेकिन पहले वाला क्रिश दिखा। क्या वो इसी तरह क्रिश बनकर नहीं रह सकता? और अब जिस तरीके से अरमान और अबीरा भी माधव जी की मदद लेने वाले हैं ये जो स्टॉकर को पकड़ने के लिए, तो अब तो ऋषभ पकड़ा ही जाएगा। और जिस तरीके से आज विद्या और माधव जी का भी सीन दिखाया कि क्या कर रहे हो, रफो कर रहे थे, हाँ तो अबीरा के कपड़ों को भी क्या करो, तो देगी तो कर लूंगी। कैसे औरत है ये, इसे क्या अपने बेटे की और पोती की खुशी नहीं चाहिए? वो देंगी तो ले लूंगी, उसे मेरे पास लेकर आना जाएगी, ये करके दो तो मैं करूंगी, जबकि तुम जानती हो कि वो तुम्हारे पास आएगी ही नहीं। आज माधव जी ने विद्या की खबर तो लेने वाले थे लेकिन बीच में वो फोन आ गया। लेकिन ये विद्या नहीं सुधरने वाली और उसके पीछे कुछ भी बोलना बेकार है। और आज जिस तरीके से मायरा को मुक्ति ने बताया और बाद में जैसे मुक्ति का फोन भी आया और उसने जिस तरीके से ब्लैकमेल किया कि, और वो जो गले में चेन पहनने के लिए कहा, हाथों में अंगूठी पहनने के लिए कहा, और ये आज मुझे ये स्टॉकर वाला सीन ना मुझे युवराज की याद दिला गया। जब अबीरा मसूरे में थी अपनी माँ के साथ, तब युवराज भी तो यही सब करता था ना, उसे परेशान करता था, उसके लिए इसी तरह गिफ्ट भेजता था। वो भी एक स्टॉकर ही था। जिस तरह अबीरा से परेशान करता था वैसे ही आज मायरा को परेशान कर रहा है ऋषभ। वो सीन की याद आ गई। चलो अबीरा और अरमान दोनों मुक्ति के पास भी पहुंच गए और मुक्ति और अबीरा अपनी बेटी के पास। अच्छा हुआ वो कपड़े उतारने वाली थी। क्या ऋषभ पे एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई कि वो कौन सी जगह पे है और कहाँ पे उस बच्ची को कपड़े बदलने के लिए बोल रहा है? इतना गिर गए हो, खुद के ही घर के संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया है ऋषभ ने, अपने माँ बाप, अपनी दादी, सबके। और यहाँ पे जिस तरीके से अबीरा ने अपनी बेटी को संभाला, उसे सुलाया, उसे मदद की, उसके साथ रही, क्योंकि वो एक माँ है, वो जानती है। और जिस तरीके से अरमान ने भी वहाँ पर डांटा और उसके पैरों में खून देखकर वो भी बेचारा चुप हो गया। और उसने सही कहा ना, आप दोनों को बजाने आज ठीक है कि वो अकेला लड़का है, लेकिन क्या पता कि वो 1 होते या 10 होते, कितने होते, इन बच्चों को थोड़ी पता था। खुद ही चली गई। फिर मायरा को ओवर कॉन्फिडेंट ही उसे ले डूबा। लेकिन अच्छा सीन था, एक माँ बेटी का प्यारा। सब यस सुचि जी, क्रिश का ये एक्ट ठीक लगा। हो सकता है तानिया इम्प्रेस हो जाए। और बाकी सही है आपने कि बैंड बजेगा बुआ दादी का, बजना ही चाहिए कि उसी का तो भतीजा है या जो भी पोता है, जो भी है, ये आया है जो ऋषभ, तो बैंड तो बजेगा। अब होगी तकरार दोनों फैमिलीज में। सुजाता जी का भी कहना सही है कि मायरा मुक्ति को देख के बात करनी चाहिए थी। और इसी पे काउंटर है ख्याति जी का कि इतनी सी बात पे कोई इतनी ईगो पे ले लेगा कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने पे आ जाए। ये भी पॉइंट सही है। तो पॉइंट तो सबके सही है। तो बढ़ते हैं आगे क्योंकि की तरफ। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचु रवि। ये अब क्योंकि सीज़न 2 के लिए मैं समझती हूँ कुछ लोगों को ठीक से दिखाई नहीं देता, उनके एहसास है, वो बारिश पसंद है, उन्हें खेलने के लिए ऐसे कुछ करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, ये देने किसी और को लेना देना नहीं है। अगर उनके है तो कोई और उनके पास लेना चाहिए था, क्योंकि होना ज़रूरी है। मैं समझती हूँ बाकी लोग आम लोगों की तरह उनको भी हक है किस तरह जीने के लिए या बारिश में खेलने।
कोई उसके साथ तो होता, क्योंकि क्या है, कभी कभी गिर सकते हैं या कोई मदद हो सकती है। लेकिन जिस तरह रियांश का जो कपड़ा गया था, मुझे क्या लगता है ना, शायद वो गिरने वाली थी, उसको बचाने में उसको मदद शायद ही किया होगा, क्योंकि वो उस तरह का इंसान नहीं लगता। लेकिन फिर भी उसको शर्ट में या जो भी है, जो मिट्टी का दाग कैसे लग गया, मुझे समझ में नहीं आता। तुलसी ने इसलिए उसको अरेस्ट करने के लिए कहा था, ताकि उसे बेगुनाह साबित करने के लिए और थोड़ा शांत करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। और नंदिनी को बस, अगर बेकसूर लोग ऐसे तोहमतें लगाएंगे तो बदला ही लेंगे। कि अभी दिखाता हूँ, जैसे एकलव्य भी ऐसा था और उसकी वजह से उसकी मुँह बेली बेटी को उस पर किया था गलती, क्योंकि किसी और ने उसको फ़ायदा उठाया था और उस पर एकलव्य पे गलती आ गया था, तो उसकी वजह से गलती लगा और धोखे से उनके घर के पोते ने उनकी शादी नहीं हो पाई। तो वो सब था, दिस इज समथिंग सिमिलर। बट मुझे नहीं लगता इस बार ये कुछ तो बात है, नहीं तो तुलसी ऐसे नहीं करेगी। अभी देखते हैं। हेलो अंजू नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, जिस तरीके से रियो जो कह रहा था कि दोनों पति पत्नी के बीच में जो कुछ भी होता है उसे रेप कैसे कह सकते हैं, लेकिन पत्नी की भी मर्जी शामिल होती है। जो मुन्नी की जो बहन आई है उसने कहा, तो उसने जो कहा वो कोई गलत तो था नहीं, लेकिन यही बहस की वजह से क्या नंदिनी ने ये सोचा कि वो रियो को फंसाएगी। जो मुन्नी की बहन के साथ हुआ वो किसने किया? अगर कोई बाहर का है या फिर नंदिनी है, अगर नंदिनी ने किया भी होता तो क्या वो इस तरीके से कर सकती थी? लेकिन शक तो नंदिनी पे भी जा रहा है, क्योंकि अभी आजकल उसका जो बिहेवियर है वो अलग है, क्योंकि वो तुलसी को कि जो फैसला है उससे वो पूरी तरह से खिलाफ है, क्योंकि वो चाहती नहीं कि रियो इस घर में रहे। और मैं कहती हूँ अब बहुत हो गया, अब किस बात का ट्रॉमा कर रही है वो? ये अंश नहीं है, रियांश है। तो रियो को अंश क्यों समझ रहे हैं? और हमने जहाँ तक देखा है तो रियो के अंदर संस्कार उसकी माँ ने दिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि रियो ऐसा करेगा। लेकिन जिस तरीके से जो ट्रेन में भी वो बैठा, वो तो बाहर खड़ा था ना, और रेलवे स्टेशन पर कहाँ से कीचड़ आ गया? जो उसके कीचड़ से भरे हुए कपड़े थे वो कीचड़ से कैसे भर गए? क्योंकि देखा जाए तो सीन उसी तरह जैसे दिखाया गया, जैसे यहाँ पे वो गिरी और मिट्टी पानी और वो जो कीचड़, और वैसे ही कीचड़ रियांश के कपड़े पर भी था। लेकिन सूरत से इतनी जल्दी कोई अहमदाबाद तो आ नहीं सकता या मुंबई आ नहीं सकता। मुंबई में है ये लोग, तो वहाँ इतनी जल्दी तो वो सूरत से मुंबई नहीं आ सकता। तो जो भी कुछ भी किया है, या तो कोई होगा मुन्नी की बहन का दुश्मन, वो हो सकता है, या तो फिर नंदनी हो सकती है, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो है। लेकिन अब पुलिस केस भी हुई है, पुलिस भी आई है, और वो उसने भी पहचाना तो सिर्फ परफ्यूम से पहचाना है। उसने छुआ नहीं छुआ वो तो नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से उसके कपड़े फटे, उसे गिराया, तो क्या उसे बाहों में नहीं भरा होगा? कुछ तो हुआ होगा ना। लेकिन उसे सिर्फ परफ्यूम की ही याद है, परफ्यूम ही याद है। और वो जिस तरीके से डरी है, तो उसका जो पुलिस एग्जामिनेशन करने के लिए लेकर गई है, उसका
जो चेकअप करते हैं कि उसके साथ गलत हुआ है नहीं हुआ है, जो पता चलता है, वो भी वो ठीक से नहीं कर पा रही है, वो पूरी तरह डर गई है। और तुलसी का कहना भी सही था कि उसके पति तो बाहर यूएस में है और उसके बेटे और पोते सब लोग अहमदाबाद जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो वो सब तो ट्रेन में थे, तो वो कैसे आएंगे। लेकिन ये मैटर तो है ही सीरियस। अब करण को भी यूएस जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे आग लग गई, फैक्ट्री में कुछ हुआ है और ज़्यादा ही सीरियस हो गया, जिसकी वजह से करण को भी जाना पड़ा। अब ये केस कैसे तुलसी सुलझाती है वो देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस बार तुलसी ने रियो को पुलिस में दिया है, जो गलत है, क्योंकि अगर रियांश बेगुनाह साबित हुआ तो वो फिर से तुलसी को अपना दुश्मन ही मानेगा। ऐसे भी वो दुश्मन मान रहा है, तो ये जो नंदिनी, अगर नंदिनी ने किया भी है तो वो क्यों दूसरा अंश पैदा करना चाहती है, जो गलत है। उसकी माँ ने तो उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन तुम दूसरा अंश क्यों बनाना चाहती हो नंदिनी। अरे तुम जानती हो कि वो बीमार है और वो अभी अपने जोन में नहीं, उसे कुछ याद भी नहीं है कि उसका पति अंश है, करण नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नंदिनी रिएक्ट करते हैं, मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि एक बीमार आदमी के सामने तुम इस तरीके से रिएक्ट क्यों करती हो भाई। सच्चाई जानने के बाद भी कोई इस तरीके से रिएक्ट करेगा तो उसे क्या समझा जाएगा कि उसके इरादे क्या है, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। क्योंकि नंदिनी के एक्सप्रेशन पूरी तरह अलग थे, सब लोग बाहर आ गए थे लेकिन नंदिनी नहीं थी वहाँ पे। तो अब देखते हैं कि सच कब तक बाहर आता है। सच तो बाहर आएगा, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि वो रियांश होगा। हाँ, भले उसके साथ उसकी बातें हुई, दोनों में बोलना भी हुआ, टकराव भी हुआ, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ऐसा करेगा। और आज पार्थ और उसका भी सीन बहुत बढ़िया था, वैष्णवी का फ़ोन पे बात करना, और जो कल के उसमें भी, परसों के उसमें भी दिखाया जिस तरीके से उन लोगों ने वो पति पत्नी को हैंडल किया, जो साड़ी पहना कर दिखाई उसने, और उसने उसकी फ़ोटो खींची, वीडियो भी बनाया, जो वैष्णवी को बहुत पसंद आया। पार्थ और वैष्णवी की लव स्टोरी शुरू हो गई है, शादी इन दोनों की होनी चाहिए, इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं देखना चाहते। और सबसे घटिया तो देव है। अरे भाई, जो दादी ने पार्थ को दिया वो दादी की मर्जी थी, और अब जो बंटवारा हो रहा है वो तुलसी और मिहिर की प्रॉपर्टी है। तो पार्थ को दादी ने जो दिया उसमें देव का कोई हक बनता ही नहीं है। तो नंदिनी ने गलत भी नहीं कहा है। और देव कितना लालची है, कितना लालच करेगा। काम धंधा तो करना नहीं है, लेकिन दूसरों की चीज़ों पर दाना ज़रूर रहती है उसकी। और सही फैसला लिया तुलसी ने कि वो दादी ने दी, वो उनका अधिकार था, और ये जो हम दे रहे हैं वो हमारा अधिकार है। तो जो मिल रहा है वो चुपचाप लो ना। साहिल भी बोला, इसको लगाम कसने की ज़रूरत है देव पर, क्योंकि उसे नोएना ने पूरी तरह बिगाड़ के रख दिया है। उसे एक लालची इंसान बनाकर रख दिया है, जिसे किसी भी रिश्ते की वैल्यू तक नहीं है। सबको सिर्फ एक नजरों से देखता है, पैसा 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 और कुछ नहीं। बाय गाइस, गुड नाइट। अब देखते हैं रियांश पुलिस स्टेशन में जाता है और क्या होता है। बाय। तो यह सुची जी, रियो वैसा इंसान तो नहीं है कि वो अंश जैसा हो, किसी का रेप करे, ऐसा तो नहीं है। और आपने कहा उसके कपड़ों पे मिट्टी थी। मिट्टी तो कहीं से भी लग सकती है, बाथरूम जाए तो भी लग सकती है, कहीं किसी से टकरा जाए वहां पे स्टेशन पे, वहां पे भी लग सकती है, बारिश तो वहां पे भी हो रही है, तो मिट्टी तो लग सकती है। मगर ये मिट्टी लगा के सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए कि रियो के ऊपर शक जाए, क्योंकि टेक्निकली देखें तो किसी भी तरीके से रियो जो है मुंबई, वो भी जुहू नहीं पहुंच सकता है। तो बाकी देखते हैं। ख्याति जी, आपकी बात भी सही है कि बहुत हो गया नंदिनी का ये ट्रोमा। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब तो अंश है भी नहीं और क्लियर भी हो गया ये रियो है, और रियो जो है अंश से बेटर है, ये सब हो गया, तो अब क्या ट्रोमा।
और खुशबू का दोषी रियो तो नहीं लगता आपको, बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.